डिस्टेंट रिलेशन पर होता है और सभी बिजनेस कम्युनिटी को एक समान तरीके से प्रभावित करता है, वो था आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट थे हमने उनको बेटे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का भी नाम दिया था, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन आपके 5 टाइप के थे। पहला था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक पॉलिसी आती है जो मिलकर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है और एक बिजनेस को बेटे लार्ज लेवल पर, ठीक है, इफेक्ट करती है बेटे। ठीक है, फिर था सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट बेटे समाज में आसपास का वातावरण होता है, आसपास का एनवायरनमेंट होता है। इसमें सोशल ट्रेडिशन, सोशल वैल्यू, सोशल ट्रेंड, सोशल फैशन, विशेष हॉब्स, ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब फैक्टर काउंट होते हैं बेटे। इनका भी एक बिजनेस के ऊपर बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ता है बेटे। ठीक है, फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। भाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बड़े जल्दी जल्दी होते हैं, तो हर बिजनेस एनवायरनमेंट को टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को स्कैन करते रहना चाहिए। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो प्रीवियस वर्क को मोर बेटर, लेस कॉस्ट, लेस टाइम में कंप्लीट करके देती है बेटे। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें भी हमें लगातार निगरानी रखते रहनी चाहिए, लगातार हमें उस पर, ठीक है, कांस्टेंट आई रखना चाहिए और जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। फिर था आपका लीगल एनवायरनमेंट जिसमें वेरियस एक्ट पास होते थे। ठीक है, जो कोर्ट होता है, कोर्ट अपनी जो जजमेंट पेश करते हैं, ठीक है, जो वेरियस कमीशन हम फॉर्म करते हैं, कमेटियां बनाते हैं, वो जो अपनी जजमेंट अपने डिसीजन देते बेटे, ये सारे के सारे एक बिजनेस पर लागू होते हैं और एक बिजनेस को जो भी एक्ट, जो भी रूल्स रेगुलेशन नियम बनाए जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहना चाहिए बेटे। तो ये था आपका लीगल एनवायरनमेंट, तो ये था आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको पता ही है सब्जेक्ट आपका है बिजनेस स्टडीज और क्लास आपकी है 12th कॉमर्स। ठीक है, और टॉपिक अब आपका स्टार्ट होने जा रहा है बेटे डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन बेटे, तो नोटबंदी आपका अब टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, जो एक एनवायरमेंटल इफेक्ट था बेटे। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया था, डीमोनेटाइजेशन से बहुत सारे बिजनेस इफेक्ट हुए, बहुत सारे बिजनेस पर बेटे प्रभाव पड़ा। ठीक है, एक बड़े लेवल पर डीमोनेटाइजेशन किया गया, 500 और 1000 के नोट को बेटे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया, उससे लीगल अथॉरिटी या लीगल टेंडर छीन लिया गया, जिसके बाद बेटे अब 500 और 1000 के नोट को मनी के रूप में कार्य करने की जो एबिलिटी थी या योग्यता थी या अथॉरिटी थी, उसे वहां से विड्रॉन कर लिया गया बेटे। ठीक है, तो बड़े लेवल पर डीमोनेटाइजेशन किया गया, लगभग देश में जो 86% करेंसी थी उसे डीमोनेटाइज कर दिया गया, उसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, लोगों से रिक्वेस्ट की गई भाई कि आप अपने 500 और 1000 के नोट को बैंकों में जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं। ठीक है, नए नोट के साथ नया 1000 का, नया 2000 का नोट आया, नया 500 का नोट आया बेटे। ठीक है, तो ये था आपका डीमोनेटाइजेशन, बड़े लेवल पर किया गया बेटे। ऐसा करने के पीछे काफी सारे उद्देश्य थे भाई, ब्लैक मनी को सर्कुलेशन से बाहर करना। ठीक है, जो टेररिज्म फंडिंग होती है या इंडिया से जो टेररिस्ट के लिए पैसा जाता था बेटे, उस पर निगरानी रखना, उससे रोकना। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव थे इस डीमोनेटाइजेशन के। तो देखिए अब डीमोनेटाइजेशन क्या था, मैं एक बार आपको डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ फ्रॉम द बुक। देखिए, नवंबर 8 2016, तो सबको पता है जो डीमोनेटाइजेशन था बेटे वो 8 नवंबर 2016 को किया गया था, 8 नवंबर, ठीक है, 2016। तो 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किया गया वैसे, बड़े लेवल का डीमोनेटाइजेशन किया गया। When 500 and 1000 notes were withdrawn from the circulation, 500 और 1000 के नोट को सर्कुलेशन से निकाल दिया गया, सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया। It amounted to withdrawal 86% currency in the circulation। वो 500 और 1000 के नोट कुल मिलाकर भारत की 86% करेंसी का पार्ट थे बेटे। बाकी 14% करेंसी में 100 के नोट, 50 के नोट, 10 के नोट ये आते थे। 500 और 1000 के नोट इंडिया की 86% करेंसी फॉर्म करते थे। People were advised to go to banks to replace old notes with the new one। लोगों से कहा गया भाई कि आप बैंक में जाइए और अपने पुराने नोटों को नए नोटों से एक्सचेंज करा लीजिए। They were serpentine queues। serpentine queues का मतलब लंबी लंबी लाइनें बेटे, inside and outside the bank। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों के बाहर और बैंकों के अंदर लंबी लंबी क्यूज, लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। The economy was gripped by the liquidity crisis। और जो इकोनॉमी थी, जो देश थी, अर्थव्यवस्था थी, वो लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस गया, लिक्विडिटी की मुसीबत में फंस गया। मुझे आपको मैंने बता रखा है लिक्विडिटी के बेटे दो मीनिंग होते हैं, एक तो कैश और दूसरा अपनी लायबिलिटीज को भुगतान करने की क्षमता। तो यहाँ कैश की बात हो रही है,
लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया बेटे, ठीक है। बट बाय एंड लार्ज द पीपल अंड्यूर टू इट, लेकिन बड़े हद तक लोगों ने इसे सपोर्ट किया बेटे। मोदी की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, लोगों ने इसे सपोर्ट किया, लोगों ने इसको बिल्कुल भी बेटे, ठीक है, बहिष्कार नहीं किया, लोगों ने सपोर्ट किया। बिकॉज दे बिलीव दैट, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि डीमोनेटाइजेशन वाज अ मूव अगेंस्ट द होल्डर ऑफ ब्लैक मनी, क्योंकि उन्हें लगा बेटे कि जो डीमोनेटाइजेशन था ये एक ऐसा मूव था जो लोग ब्लैक मनी को होल्ड करके रख रहे थे, काला धन बेटे अपने पास जमा कर रहे थे, उन्हें सबक सिखाने का एक बढ़िया जरिया था ये, इसीलिए लोगों ने बड़े हद तक इसे सपोर्ट किया। द पीपल बिलीव दैट डीमोनेटाइजेशन वाज एन एक्शन अगेंस्ट द रिच, तो लोगों को एहसास हुआ या लोगों ने महसूस किया कि जो डीमोनेटाइजेशन था ये रिच यानी अमीर लोगों के खिलाफ था, एंड अ मूव इन फेवर ऑफ द पुअर पीपल, और पुअर पीपल जो गरीब लोग थे उसके फेवर में था, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन वाज अ मेजर इकोनॉमिक इवेंट ऑफ द ईयर 2016, तो 2016 का एक बड़ा इकोनॉमिक इवेंट था, इसने पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था, पूरी इकोनॉमी के लिए बेटे बड़े इकोनॉमिक चेंजेस आए, जो कि एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बड़ा पार्ट था, बड़ा हिस्सा था। It led to a deep impact on all the section of society, including household, trader and industrialists. तो इस मूव का बेटे सभी लोगों पर बराबर असर पड़ा, चाहे वो हाउस होल्ड हो, घरेलू व्यक्ति हो, चाहे वो ट्रेडर यानी व्यापारी हो, या फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि उद्योगपति हो, सभी पर बेटे इस मूव का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। अब कंसेप्ट देखिए डिमोनेटाइजेशन का, कि a currency note of 200 is just a piece of paper, तो कह रहे हैं कि जो 2000 का नोट होता है वो केवल पीस ऑफ पेपर, कागज का एक टुकड़ा होता है, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट डिक्लेयर इट एज अ लीगल टेंडर, जब तक कि गवर्नमेंट उसे अथॉरिटी या लीगल टेंडर ना दे दे, तब तक बेटे जो नोट होते हैं वो केवल एक कागज के टुकड़े होते हैं। वो मनी के रूप में कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे लीगल टेंडर या लीगल अथॉरिटी दे रखी है टू वर्क एज अ मनी, मनी के रूप में कार्य करने की उसके पास लीगल अथॉरिटी है, इसीलिए वो रुपए के रूप में इस्तेमाल होते हैं बेटे। इट कैरीज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 2000, तो बेटे 2000 का नोट के पास 2000 की एक्सचेंज वैल्यू होती है, ठीक है, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज इम्पार्ट दिस वैल्यू इनटू इट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये वैल्यू इसे असाइन करके दी है बेटे। When the government withdraw the value important to a currency note, जब गवर्नमेंट उस करेंसी से बेटे मनी वैल्यू विथड्रॉन कर लेती है, लीगल टेंडर छीन लेती है बेटे, ठीक है, then it is no longer to remain a legal tender, तो फिर उसके पास लीगल टेंडर नहीं होता और फिर वो केवल एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। So withdrawal of the status of legal tender to the currency in circulation is called demonetization. तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब ही ये होता है बेटे कि सर्कुलेशन में जो पैसा घूम रहा है उससे लीगल अथॉरिटी या लीगल टेंडर विथड्रॉन कर लेना, उससे रुपए के रूप में कार्य करने की क्षमता को छीन लेना डीमोनेटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। So withdrawal of the legal tender or withdrawal of the authority from a currency is called demonetization. After demonetization के बाद the exchange value imparted to the currency ceases to exist. तो जो एक्सचेंज वैल्यू होती है वो उससे छीन ली जाती है बेटे, ठीक है। डीमोनेटाइज करेंसी इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर उसके बाद जो डीमोनेटाइज करेंसी होती है उसके पास बेटे, ठीक है, फिर मनी के रूप में कार्य करने की क्षमता नहीं होती, उसके पास फिर एबिलिटी नहीं होती टू वर्क एज अ मनी, ठीक है। इट्स परचेजिंग पावर कम्स टू द जीरो, उसकी जो परचेजिंग पावर या रियल पावर होते हैं, मनी के पास बेटे रियल पावर होते हैं, जैसे 2000 का नोट है तो उससे आप 2000 की गुड्स एंड कमोडिटी परचेज कर सकते हो, तो 2000 उसकी रियल पावर या परचेजिंग पावर कहलाती है। लेकिन अगर हम मनी से उसकी लीगल टेंडर या अथॉरिटी छीन लेते बेटे तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो जीरो रह जाती है, ठीक है। तो डज इसलिए डीमोनेटाइजेशन ऑफ 1500 नोट्स by the government of India imply that these notes lost their status of legal tender, तो जब गवर्नमेंट ने बेटे 500 और 1000 के नोट से, ठीक है, लीगल स्टेटस छीन लिया, इसका मतलब अब गवर्नमेंट ने उनसे मनी के रूप में कार्य करने की क्षमता जो है वो छीन ली और अब वो केवल कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। These notes were no longer to be accepted, और अब इन नोट्स को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज के दिन वो 500 1000 के नोट किसी को मिल जाए तो वो केवल एक कागज का टुकड़ा है, वो रुपए नहीं माना जाता। Their purchasing power was zero. These notes were reduced to a piece of paper. तो उनकी परचेजिंग पावर जीरो हो जाएगी और वो केवल कागज का टुकड़ा बन जाएगा।
आगे देखिए एक्सटेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, एक्सटेंट यानी कि हद, कितना, तो हमने किस हद तक बेटे डीमोनेटाइजेशन किया, तो बड़े लेवल पर काफी बड़ी हद तक हमने डीमोनेटाइजेशन किया। देश की 86% करेंसी को हमने डीमोनेटाइज कर दिया, उनसे लीगल टेंडर छीन लिया, लीगल टेंडर हटा दिया वहां से बेटे। तो देखिए नवंबर 8 2016, तो 8 नवंबर 2016 को बेटे डीमोनेटाइजेशन अपनाया गया था। इट वाज द डूम्सडे फॉर द होल्डर ऑफ अनकाउंटेड कैश, तो जिन लोगों के पास अनकाउंटेड कैश यानी कि ब्लैक मनी थी, उनके लिए बेटे ये काला दिन साबित हुआ, डूम्सडे साबित हुआ। Because demonetization of 500 and 1000 notes led to a massive loss of liquidity, क्योंकि डिमोनेटाइज होने से बेटे देश के अंदर मैसिव लिक्विडिटी में कमी आई, कैश में कमी आई बेटे, लॉस ऑफ लिक्विडिटी हुआ। अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार demonetized currency was valued at 15.4 ट्रिलियन, तो 15.4 ट्रिलियन रुपये का हमने क्या कर दिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, और ये पूरे देश की करेंसी का लगभग 86.9% था, यानी पूरे देश की लगभग 87% करेंसी को हमने डिमोनेटाइज कर दिया, देश के से बेटे एक तरह से उसके लीगल टेंडर को छीन लिया, ठीक है। तो 86.9% करेंसी बड़े लेवल पर देश में डिमोनेटाइजेशन किया गया बेटे। अब आपके सामने आ रहे हैं फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट आपने समझ लिया है, फीचर देख लीजिए, फीचर कौन कौन से थे। द फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन, तो फीचर में बेटे आ रहा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, तो बेटे डिमोनेटाइजेशन एक अच्छा मेजर था टैक्स को एडमिनिस्टर करने का, टैक्स को बेटे अच्छे ढंग से वसूल करने का, क्योंकि जो ब्लैक मनी थी उस पे लोगों ने टैक्स दिया नहीं था, तो उस ब्लैक मनी को सर्कुलेशन से बाहर करेंगे बेटे, ठीक है, तो लोग हो सकता है भाई उस पे टैक्स पे करना शुरू कर दे और गवर्नमेंट के पास ज्यादा इनकम आ जाए। तो डिमोनेटाइजेशन एक टैक्स सुधार प्रक्रिया भी थी। तो डिमोनेटाइजेशन इज रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो डिमोनेटाइजेशन था बेटे वो टैक्स को सुधारने की एक प्रक्रिया भी थी। पीपल विद कैश इन हैंड ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिक्लेयर्ड इनकम, तो भाई जो लोगों के पास कैश इन हैंड था उन्हें अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती, उन्हें अपनी इनकम की घोषणा करनी पड़ती, एंड दे रेडिली डिपॉजिट देयर कैश इन बैंक एंड गॉट इट एक्सचेंज फॉर न्यू करेंसी, और लोगों के पास जो ये कैश था बेटे उन्हें बैंकों के में जाके जमा करना और जमा करने के बाद नई करेंसी लेना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ दोज हु हैड ब्लैक मनी, तो ऐसे लोग जिनके पास ब्लैक मनी यानी काला धन था, ठीक है, दे हैड टू कम फॉरवर्ड, उन्हें आगे आना पड़ा बेटे, एंड टू डिक्लेयर देयर अनकाउंटेड कैश, और अपना अनकाउंटेड कैश दिखाना पड़ा, शो करना पड़ा बेटे, अनकाउंटेड कैश दिखाना पड़ा, एंड पे टैक्सेस अलोंग विद द पेनल्टी, और पेनल्टी के साथ टैक्स पे करना पड़ा। तो आपने देखा बेटे डिमोनेटाइजेशन से टैक्स में, ठीक है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर किए गए, टैक्स सुधारात्मक प्रक्रिया की गई। तो जिन लोगों के पास ब्लैक मनी नहीं थी वो तो आसानी से जाकर एक्सचेंज कर लेते बेटे नई करेंसी के साथ, लेकिन जिनके पास अनकाउंटेड कैश था, ब्लैक मनी थी बेटे, उन लोगों को पहले अपनी इनकम को डिक्लेयर करना पड़ता, फिर उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता और टैक्स के साथ पेनल्टी भी पे करनी पड़ती। तो डिमोनेटाइजेशन ने एक साथ दो काम कर दिए, ब्लैक मनी को भी बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ा दी टैक्स के रूप में बेटे। सेकंड है टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर। इवेजन का मतलब होता है चोरी करना बेटे, टैक्स की चोरी करना। तो जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे बेटे उनके ऊपर रोक लगी, ठीक है, उन्होंने टैक्स इवेड करना, टैक्स इवेजन करना रोक दिया बेटे। तो टैक्स इवेजन कंट्रोल, तो टैक्स की चोरी करने को हमने नियंत्रण किया किसके जरिए, डिमोनेटाइजेशन के जरिए, ठीक है। तो जो इवेजन का मतलब लिख लीजिए चोरी करना, इवेजन शब्द जो जाता है वो टैक्स के साथ यूज होता है, क्योंकि जो लोग हैं टैक्स की चोरी करते हैं उन्हें टैक्स इवेजन कहते हैं। So demonetization is also known as the government's measure to control the malpractice. Malpractice का मतलब होता है एक बुराई बेटे, ठीक है। तो जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं वो एक बुराई है, एक तरह से एक किस्म की बेटे कुरीति मानी जाती है इसे। तो ये जो एक मल प्रैक्टिस है टैक्स इवेज करने की बेटे, इस पर भी कंट्रोल हुआ, इस पर भी नियंत्रित हुआ। अब लोगों को अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती थी और उस पर पूरा टैक्स भी पे करना पड़ता था बेटे, ठीक है। थर्ड है चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। थर्ड ये कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन का फीचर क्या रहा कि भाई चैनलाइजिंग
द सेविंग, जो लोगों की सेविंग थी बेटे, ठीक है, इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जो लोगों की सेविंग थी वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आई, ठीक है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आए बेटे। मान लीजिए किसी लोगों ने भाई सेविंग कर रखी थी, 25,000 रुपए बचा कर रखे थे, 1000 के नोट थे बेटे, तो अब उन्हें पता था कि अब इन्हें अपने पास रखने का कोई, ठीक है, तर्क नहीं बनता, कोई रीजन नहीं बनता बेटे। तो अब उन्होंने अपनी छोटी मोटी सेविंग को बैंकों में जाकर रख दिया, ठीक है, और क्योंकि बैंकों में लंबी लाइन लगती थी तो इसलिए बेटे लोगों ने बैंक में जमा कराना प्रेफर समझा, उनके बदले दूसरे नोट लेना उस टाइम में प्रेफर नहीं समझा। उन्हें लगा भाई अभी फिलहाल जमा कर देते हैं, जब बाद में भीड़ भाड़ कम हो जाएगी तब निकाल लेंगे। तो एक तरह से लोगों की जो सेविंग थी वो बैंकों में आई, और बैंकों में आने के बाद बेटे उनका प्रोडक्टिव यूज किया गया, उनसे नई नई इंडस्ट्री, नए नए उद्योग स्थापित किए गए। देखिए, demonetization facilitate in channelizing the saving of people into the formal financial system। तो जो लोगों की सेविंग पड़ी हुई थी बेटे उसे फाइनेंशियल सिस्टम यानी बैंकों में लाना आसान हो गया। अदरवाइज लोग अपने पास ही रखते, अपनी तिजोरियों में संभाल कर रखते 500 और 1000 के नोट। लेकिन इस डिमोनेटाइजेशन के जरिए लोग मजबूर हो गए एक तरह से कि अपने रुपयों को बैंक में जाकर जमा करें, तो बैंक में जमा होने से उनका बेटे अच्छा यूज हो पाया, प्रोडक्टिव यूज हो पाया। As a result, some of the new deposit can be used for launching the new profitable scheme। तो जो ये नया पैसा आया बैंकों के पास बैठे, इसे नई प्रॉफिटेबल स्कीम में लॉन्च करने के लिए काफी हेल्प मिली, ठीक है, और जो लोन थे वो लोअर इंटरेस्ट रेट पर दिए गए कंपनियों को अपने प्रोडक्ट यूज करने के लिए देते। तो थैंक्स टू द डिमोनेटाइजेशन जो लोगों का सेविंग हुआ पैसा था बेटे उसे फाइनेंशियल सिस्टम में लाने में सहायता मिली, ठीक है, बैंकों की तरफ लाने में उसे सहायता मिल सकी बेटे। फोर्थ है क्रिएटिंग अ लेस कैश इकोनॉमी, ठीक है, फोर्थ है क्रिएटिंग अ लेस कैश इकोनॉमी बेटे, ठीक है। देखिए एक होता है कैशलेस इकोनॉमी, एक होता है लेस कैश इकोनॉमी। कैशलेस तो एक बड़ी खराब स्थिति होती है, कैशलेस का मतलब है कि कैश है ही नहीं, पैसा है ही नहीं देश के अंदर। लेकिन लेस कैश का मतलब है कि भाई कैश तो हमारे पास है कम, लेकिन डिजिटल पेमेंट जो होती है वो है, या इंटरनेट पेमेंट जो होती है वो हमारे पास है ज्यादा। तो इंडिया को एक लेस कैश इकोनॉमी बनाने में सहायता मिली। भाई लेस कैश यानी कि मेरी जेब में कैश तो नहीं है लेकिन मेरे बैंक में पैसे जरूर पड़े हुए हैं, वहां से मैं डिजिटल पेमेंट के जरिए जरूर ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। तो इंडियन इकोनॉमी को हमें लेस कैश इकोनॉमी बनाने में सहायता मिली। कैशलेस नहीं बेटे, कैशलेस तो एक बहुत खराब सिचुएशन हो जाएगी। कैशलेस का मतलब है कि उस देश के पास पैसा ही नहीं है, वो डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। कैशलेस बेटे नो, हमें देश को लेस कैश बनाना है, कैशलेस नहीं बनाना बेटे। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय इकोनॉमी को एक लेस कैश इकोनॉमी बनाने में सहायता मिली, क्योंकि तो लोगों ने अपने ज्यादातर पैसे को, अपने धन को बैंकों में जमा कराया, और बैंकों में जमा कराने के बाद बेटे डिजिटल पेमेंट करने में काफी, ठीक है, काफी सहायता मिली। ये जो पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ये सारे एग्जिस्टेंस में तभी आए, उससे पहले थे लेकिन बहुत कम यूज होता था, लेकिन इसके बाद इनका यूज ज्यादा होना शुरू हो गया। देखिए, demonetization help in effecting the understanding in people or channelizing more saving through formal financial system। तो डिमोनेटाइजेशन से लोगों को बेटे महसूस हुआ, उन्होंने बेटे अंडरस्टैंड किया, समझना शुरू किया कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी सेविंग को फाइनेंशियल सिस्टम यानी बैंकों में रखकर उसे यूटिलाइज कर सकते हैं बेटे, एंड हेंस इंप्रूविंग मोर चांसेस ऑफ लेस कैश इकोनॉमी। और ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे अपने देश को एक लेस कैश इकोनॉमी बनाने में, जहां लोगों के पास लेस कैश होता है, कम कैश होता है, लेकिन बैंकों में ज्यादा पैसा होता है। कंसीक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, डिस्पाइट द लिमिटेशन, तो बेटे इसकी कमियों के अनुसार भी, लिमिटेशन के बावजूद, ठीक है, ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, इट हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग द फॉर्मल। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन की थोड़ी बहुत कमियां भी होती है, फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड हो सकते हैं बेटे, ठीक है। तो इसके बावजूद भाई देश को एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्रिएट करने में, डिजिटल इकोनॉमी बनाने में काफी सहायता मिली, थैंक्स टू द डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। इस तरह से अब देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ा बेटे डिमोनेटाइजेशन का। तो जो इंटरेस्ट रेट या मनी थी, ठीक है, मनी या इंटरेस्ट रेट थी, उसमें क्या असर पड़ा? डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन में कमी आई और डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। लोग जो फोन के जरिए, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इनके यूज में काफी इंक्रीमेंट आया। बैंक डिपॉजिट हैज बीन इंक्रीज, बैंक का डिपॉजिट बढ़ा बेटे,
इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, और लोगों की सेविंग भी इंक्रीज होनी शुरू हुई, क्योंकि जिनके पास 500 और 1000 के नोट पड़े हुए थे तिजोरियों में, उन्होंने उसे बैंक में रखा और बेटे सेविंग बढ़ी लोगों की। सेकेंड है प्राइवेट वेल्थ। ठीक है, प्राइवेट वेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ा देखिए कि डिक्लाइन सिंस सम हाई डीमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस फेल। तो बेटे जो प्राइवेट वेल्थ थी उसमें कमी आई, रियल एस्टेट के प्राइस घटने शुरू हो गए। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज के प्राइस घटने शुरू हो गए, क्योंकि देश के लोगों के पास पैसा तो था ही नहीं, और जो ब्लैक मनी थी उसे आप शो नहीं कर सकते थे, क्योंकि शो करते तो जाके आपको जेल में डाल दिया जाता, आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती बेटे। तो इसलिए लोगों की वेल्थ में कमी आई। ठीक है, वेल्थ में कमी आई तो बेटे जो रियल एस्टेट का बिजनेस था उसमें भी बेटे काफी मंदी का दौर आया। फिर पब्लिक सेक्टर वेल्थ नो इफेक्ट थी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर पे इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, प्राइवेट वेल्थ जरूर कम हुई, लेकिन पब्लिक वेल्थ में कोई असर नहीं पड़ा। फिर डिजिटाइजेशन, तो बेटे डिजिटाइजेशन का डेफिनेटली विस्तार हुआ, नए नए यूजर जुड़े इंटरनेट के जरिए, डिजिटल पेमेंट के नए नए यूजर जुड़ने शुरू हुए बेटे, तो डेफिनेटली डिजिटलाइजेशन को इंक्रीज करने में, इंप्रूव करने में काफी सहायता मिली। रियल इस्टेट के प्राइस डिक्लाइन हो गए, सिंपल सी बात है। टैक्स कलेक्शन बेटे, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर, तो इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हुई क्योंकि लोगों ने अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना शुरू किया, तो इनकम टैक्स में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई। तो बेटा ये था आपका डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक जो फिनिश्ड हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म पे थे। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म देखिए, 1991 एक ऐसा साल था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटे। इंडियन इकोनॉमी को हमेशा दो तरीके से देखा जाता है, एक तो प्री 1991 एरा, यानी कि 1991 से पहले क्या था, और एक पोस्ट 1991 एरा, यानी 1991 के बाद क्या हुआ बेटे। 1991 से पहले, ठीक है, इंडिया ने एक कड़ी सख्त पॉलिसी अपना रखी थी बेटे। प्राइवेट बिजनेस को बिल्कुल भी छूट नहीं थी, प्राइवेट बिजनेस को कुछ भी नहीं करने दिया जाता था, उनके ऊपर लाइसेंसिंग प्रोसीजर लगाया हुआ था बेटे। ग्लोबलाइजेशन था नहीं, यानी दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत नहीं करता था बेटे। लिबरलाइजेशन भी नहीं था, इंडस्ट्रीज को फ्रीडम भी नहीं दी गई थी बेटे। तो इसका हुआ क्या, इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेटे, ठीक है, डिप्रेशन आना शुरू हो गया, मंदी का दौर शुरू हो गया। भारत के पास बेटे इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी हो गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, इनकम नहीं बढ़ रही थी, लोग डिमांड नहीं कर रहे थे। ठीक है, भारतीय इकोनॉमी बेटे क्राइसिस में फंसी जा रही थी। उस क्राइसिस से निकलने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन भी लिया बेटे। ठीक है, उस लोन से भी कुछ नहीं हो पाया, जबकि इंडियन इकोनॉमी पे और ज्यादा लोन बढ़ते चले गए, और ज्यादा कर्ज बढ़ते चले गए, भारत कर्ज में एक तरह से डूब गया बेटे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंस चुकी थी 1991 में बेटे। ठीक है, और अब इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए, बड़े लेवल के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए गए बेटे। 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में जाकर भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव बेटे। तो पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों ने आपस में मिलकर बेटे एक बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए, जिसे कहा गया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बेटे। तो इन्हें बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नाम दिया गया। ठीक है, इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमने प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाया थे। ठीक है, इसके पीछे और भी रीजन थे भाई। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक पर अमेरिका का कब्जा, एक तरह से अमेरिका की सब्सिडी मानी जाती है वर्ल्ड बैंक बेटे। अमेरिका बहुत ज्यादा फंडिंग करता है। तो 1991 से पहले अमेरिकन कंपनियां इंडिया के अंदर एंट्री नहीं कर पा रही थी, इंडिया में उन्हें अलाउ नहीं था बेटे। तो वहां से अमेरिका ने भी वर्ल्ड बैंक पर दबाव बनाया कि भारत को भाई ग्लोबलाइज करने के लिए बोले, भारत को ग्लोबलाइजेशन अपनाने के लिए बोले बेटे। तो वहां से भी फिर प्रेशर आया था, जिसके परिणाम स्वरूप बेटे इंडियन इकोनॉमी में बड़े लेवल पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए गए, बड़े लेवल पर आर्थिक सुधार किए गए। ठीक है, किस रूप में, एलपीजी के रूप में। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 बेटे। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने अपनाए 1991। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के भी 3 कंपोनेंट रहे आपके।
तीन कंपोनेंट हमारे रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म के। सबसे पहला था लिबरलाइजेशन, हमने लिबरलाइजेशन अपनाया। सेकंड था प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, एलपीजी ध्यान रखिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन, और फिर था नंबर थर्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बेटे। तो ये तीन इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाए, ठीक है, ताकि इंडियन इकोनॉमी को क्राइसिस से बाहर निकाला जा सके, मुसीबतों से बाहर निकाला जा सके। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ था, उससे भारत को बाहर निकालने के लिए ये रिफॉर्म अपनाए गए। देखिए, The process of economic reform was started by the government of India in 1991. तो 1991 में भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाने शुरू किए for taking the country out of economic difficulties, क्योंकि भारत जो है इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में, मुसीबतों में फंसा हुआ था, and speeding up the development of the country, और हमें देश की डेवलपमेंट यानी देश की ग्रोथ भी करनी थी। The center of economic reform has been liberalization, privatization and globalization. और जो मेन रिफॉर्म हमने अपनाए वो थे हमारे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन बेटे, ठीक है। तो ये कौन, आज हमारे साथ ये 16 बच्चे जुड़े हुए बेटे, 29 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और ओनली 16 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। एक दिन आप लोग आते हो, 2 दिन छुट्टी करते हो, कभी किसी दिन कोई आता है, किसी दिन कोई आता है, टोटल बच्चे हो ही नहीं पाते। आपको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? मतलब डेली मैं फोन करूँ आपके घर पे तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, फोन आएगा भाई। जुड़ते क्यों नहीं हो डेली के डेली? अब आज ये बच्चे जुड़ गए हैं, कल नहीं आएंगे, कल कोई और बच्चे आएंगे 14-15 अपनी शक्ल दिखाने के लिए यहाँ पर। भाई डेली क्लास लो, डेली डेली मुझे फोन करता अच्छा नहीं लगता आपके घर पे, आपको भी नहीं अच्छा लगता होगा कि आपके घर पे फोन आए किसी का। डेली क्लास लीजिए आप। क्लास क्यों नहीं लेते हो डेली की डेली? पैसे दे रहे हो ना, फ्री में तो कोई पढ़ाएगा नहीं तुमको। सोच रहे हो फ्री में क्लास मिल रही है, तो वो तो गलत थिंकिंग है आप लोगों की। डेली क्लास लीजिए, टाइम पर आइए और टाइम पर क्लास लीजिए, और एक बार ज्वाइन होने के बाद हटिए मत क्लास से। कोई 10% लेके चला जाता है, कोई 15% लेके चला जाता है, तमाशा बना रखा है यहाँ पर। ये कोई सेंस है आप लोगों का? डेली की डेली क्लास लो, जो क्लास नहीं लेगा डेली फोन जाएगा घर के ऊपर, फिर फोन भी नहीं उठाते हो तुम लोग, बंद करके बैठ जाते हो फोन भी। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे 1991 के। तो एलपीजी हमने अपनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बेटे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस में फंसी हुई थी, इसलिए एलपीजी हमें अपनानी पड़ी। तो इसका पहला कंपोनेंट था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। भाई उदार करना किसी के ऊपर, किसी को फ्रीडम प्रोवाइड कराना। तो देखिए, लिबरलाइजेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? उदारीकरण, यानी कि सिंपल मीनिंग में फ्रीडम प्रोवाइड कराना, स्वतंत्रता प्रोवाइड करा कर देना भाई, प्रोवाइडिंग फ्रीडम। आप इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहे होंगे शायद, उसमें आपको बताया होगा कि भाई इंडस्ट्रीज पर बेवजह के कड़े लाइसेंस लगाए हुए थे, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगाई हुई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर छूट नहीं थी बिल्कुल भी। तो इंडस्ट्री को एक तरह से गवर्नमेंट ने जकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था, उसे गिरफ्तार किया हुआ था, उसे खुलकर छूट दी नहीं बिल्कुल भी काम करने की वजह, लाइसेंस प्रोसीजर लगाए हुए थे उसके ऊपर। तो बहुत बुरी तरह इंडस्ट्रीज को पकड़ा हुआ था बेटे, इंडस्ट्री को खुलने का चांस ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। जिससे हुआ क्या कि प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो सीमित रह गई और गवर्नमेंट इंडस्ट्री का फैलाव होता चला गया। और गवर्नमेंट इंडस्ट्री आपको पता ही है बेटे, फिर गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती है। गवर्नमेंट इंडस्ट्री में बेटे जो लोग हैं वो एफिशिएंसी से काम नहीं करते, मन लगाकर काम नहीं करते बेटे, वहां करप्शन बहुत ज्यादा होता है, वहां पिल फिरे, छोटी मोटी चोरियां बहुत ज्यादा होती है बेटे। तो इस कारण बहुत ज्यादा मुसीबतें होती है। तो जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी में प्रोडक्शन घट रहा था, आउटपुट घट रहा था बेटे, जीडीपी लगातार गिर रही थी, ठीक है। तो इसीलिए एक बड़ा स्टेप लिया गया जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, यानी कि फ्रीडम प्रोवाइड करना। अब उदारीकरण के अंदर हमने क्या किया बेटे? इंडस्ट्री को फ्रीडम प्रोवाइड की, इंडस्ट्री को स्वतंत्रता दी कि वो जो चाहे वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब उन्हें कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट अब उन्हें नहीं रहेगी। तो और जो इंडस्ट्री बेटे, ठीक है, पहले रिजर्व थी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, उन्हें बेटे प्राइवेट में ट्रांसफर करा गया, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन किया गया ताकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज से, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से छुटकारा दिला सके, अदरवाइज गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल करती रहेगी और उन्हें बेटे
स्प्रेड होने का, विस्तारित होने का मौका नहीं मिल पाएगा। देखिए, लिबरलाइजेशन मीन अनशैकलिंग द इकोनॉमी। शैकल यानी कि जकड़न जिसे हम कहते हैं, जकड़न यानी पकड़ना यानी कंट्रोल करना। तो लिबरलाइजेशन के अंडर हमने क्या किया, अनशैकल कर दिया, हटा दिया बेटे नियंत्रण को, ठीक है, जो नियंत्रण जो कंट्रोल लगाए हुए थे वो वहां से रिमूव कर दिए गए। देखिए, लिबरलाइजेशन मीन्स टू अनशैकलिंग द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कोबवेब सिचुएशन। कोबवेब का मतलब होता है बेटे डाउटफुल सिचुएशन, ठीक है, संदेह वाली सिचुएशन। तो जो कोप है, ब्यूरोक्रेट यानी कि गवर्नमेंट का बेवजह नियंत्रण, गवर्नमेंट बेवजह उसके अंदर दखलंदाजी करना, ब्यूरोक्रेसी बेटे, जहां गवर्नमेंट बेवजह की दखलंदाजी करती है, बेवजह अपना कंट्रोल लेकर आती है, ठीक है, लंबे लंबे समय तक कार्य नहीं होते, उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स क्रिएट होना। तो उससे पहले 1991 से पहले प्राइवेट इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का बेवजह का कंट्रोल, बेवजह का नियंत्रण होता था, जिसके कारण प्राइवेट इंडस्ट्री का स्प्रेड नहीं हो पाया, फैलाव नहीं हो पाया। So liberalization means unshackling the economy from bureaucratic cobweb to make it more competitive. तो बेटे अनशैकल किया, बेवजह के नियंत्रण, अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन वहां से रिमूव की गई ताकि वो कंपेटिटिव हो सके, ठीक है, और प्रोडक्शन वहां पर बढ़ सके। फॉलोइंग आर द चीफ फीचर। मेन फीचर देखिए क्या अपनाए हमने लिबरलाइजेशन में, to do away with necessity of having a license for most of the industry। तो ज्यादातर इंडस्ट्री से हमने लाइसेंस, जो नेसेसरी क्या हुआ था, नेसेसरी यानी जरूरी, जो लाइसेंस जरूरी क्या हुआ था वो हमने वहां से हटा दिया। फ्रीडम इन डिटर्मिनेशन ऑफ द स्केल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को अपना स्केल, अपना पैमाना, अपना, ठीक है, स्केल डिसाइड करने की फ्रीडम दी गई। उससे पहले गवर्नमेंट ही तय करती थी कि आप कितना बिजनेस करोगे, कितना प्रोडक्शन करोगे, यूनिट भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लेकिन अब हमने फ्रीडम दे दी कि भाई आप अपना स्केल खुद तय करें। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो मूवमेंट होती है, जो आवाजाही होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उस पर भी हमने फ्रीडम प्रोवाइड करा दी लोगों को। अदरवाइज मूवमेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि भाई एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाएगा तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना आपको गवर्नमेंट को भुगतान करना पड़ेगा। तो उस पर भी हमने, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी। फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस डिसाइड करने की फ्रीडम भी हमने खुद प्रोवाइड की। रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स। टैक्स में हमने कमी की ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल और इकोनॉमी। जो बेवजह के कंट्रोल, बेवजह के नियंत्रण थे वो भी हमने यहाँ से हटा दिए। सिंप्लीफाइंग द इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई, सामान्यकरण, आसान बना दिया। सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने का एक आसान तरीका हमने बताया बच्चे, ठीक है, फॉरेन कैपिटल को इंप्रूव करने का हमने आसान की। तो ये था आपका लिबरलाइजेशन। सेकंड फैक्टर है हमारा प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। निजीकरण करना बेटे, आपको तो पता ही है प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है। गवर्नमेंट सेक्टर के पार्ट को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ट्रांसफर करना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है बेटे। पहले जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट के हाथों में थी, अब अगर गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री के शेयर को प्राइवेट सेक्टर के लोगों में बेच देती है, सेल कर देती है अपनी इंडस्ट्री को, तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं बेटे। क्योंकि गवर्नमेंट का अगर कंट्रोल होता है तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय लैक्सिटी दिखाते हैं बेटे, करप्शन दिखाते हैं, एफिशिएंसी से काम नहीं करते और गवर्नमेंट एंटरप्राइज लॉस लगातार इंकर्ड कर देती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब भी सर्वाइवल कर पाता है जब वो कंपटीशन के साथ अच्छा काम करते हैं और प्रोडक्शन हाई करके देते हैं बेटे। तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर को अपने लॉसेस से, अपने बेटे हानियों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया उन्होंने, जिन एंटरप्राइज में गवर्नमेंट को लगातार लॉस हो रहा था वो एंटरप्राइज इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ट्रांसफर कर दिए। प्राइवेट सेक्टर ने उन्होंने चलाया और साथ ही साथ प्रॉफिट भी कमा के दिखाया। अदरवाइज गवर्नमेंट के हाथ में तो लॉस ही हो रहे थे। देखिए प्राइवेटाइजेशन। So privatization refers to such economic process through which some public sector undertaking is either partially or completely transferred to the hands of private sector। तो प्राइवेटाइजेशन में या तो पूरे के पूरे शेयर ही बेच दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को, या फिर पार्शली यानी कि, ठीक है, 30%, 40% या 50% शेयर बेच दिए जाते हैं। यानी ट्रांसफरिंग ए गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज इनटू द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। क्या हुआ देखिए, broadly speaking, establishing a new enterprise in private sector instead of public sector is also privatization। यानी एक नया एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर में खोलना बेटा, ये भी प्राइवेटाइजेशन कहलाता है।
Not only this, depriving the private sector of the job of production which was earlier reserved for the government sector. पहले जो सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व थे, अब उन्हें प्राइवेट सेक्टर को दे देना, ये भी प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए फीचर क्या क्या थे प्राइवेटाइजेशन के। पहला, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को घटाया जाता है। रिड्यूसिंग द फिस्कल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर जो फिस्कल बर्डन होता है, जो लॉस होते हैं, उन्हें कम करना। क्योंकि जो एंटरप्राइज लगातार हानि दे रहे हैं, लॉस दे रहे हैं, उन्हें बेच देते हैं ताकि गवर्नमेंट के लॉसेस कम हो जाए। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, मशीनरी का मतलब यहाँ सिस्टम से है, गवर्नमेंट सिस्टम के साइज को कम करना और प्राइवेट सिस्टम के साइज को बढ़ाना। स्पीडिंग अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितना प्राइवेट सेक्टर खुलता है उतना ज्यादा तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते बेटे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेज करने के लिए भी हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन अपनाया। इंप्रूविंग द मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन अपनाया गया। इंक्रीजिंग इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब खजाने से है, गवर्नमेंट का खजाना बढ़ाने के लिए हमने प्राइवेटाइजेशन कराया। क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेट कंपनियां खुलेंगी, प्रॉफिट कमाएंगी, तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी, जिससे गवर्नमेंट का खजाना बढ़ेगा, गवर्नमेंट की ट्रेजरी बढ़ेगी। इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को बेटे इंक्रीज किया। गवर्नमेंट सेक्टर में तो कॉम्पिटिशन नहीं होता, मोनोपोली होती है, बट प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली कॉम्पिटिशन होता है, और कॉम्पिटिशन के साथ काम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, देश की ग्रोथ बढ़ती है, देश की डेवलपमेंट बढ़ते है बेटे। तो इसलिए हमने प्राइवेटाइजेशन किया। थर्ड है आपका ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है कि अपने देश की इकोनॉमी के को दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। कैसे जुड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए। 1991 से पहले इंडिया जो था वो क्लोज इकोनॉमी होता था, दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करता था या बहुत कम करता था, बहुत कम करता था। लेकिन जब हमने 1991 में ग्लोबलाइजेशन अपनाया और इंडिया की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, और भारत एक इंटरनेशनल प्लेयर बनकर सामने आया, इंटरनेशनल प्लेयर बनकर उभर कर आया बेटे। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड so that there is a free flow of goods and services. ग्लोबलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि देशों के बीच जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका फ्री फ्लो हो सके, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी नियंत्रण के फ्री फ्लो हो सके, इसलिए ग्लोबलाइजेशन अपनाया जाता है बेटे। ठीक है, तो हमने ग्लोबलाइजेशन अपनाया ताकि इंडिया के प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड क्रिएट हो और इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सके। So integrating the domestic economy with the rest of the world is called globalization. देखिए बेटे, तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपनी देश की अर्थव्यवस्था को अपनी देश की इकोनॉमी के दूसरे देशों के साथ जोड़ना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ताकि फ्री ट्रेड हो सके, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हो सके। देखिए फीचर, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन ऑल कंट्री, ग्लोबलाइजेशन से सभी देशों में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो होता है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी नियंत्रण के फ्लो होता है। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का भी फ्री फ्लो होता है, पूंजी बेटे फ्री फ्लो होती है, एमएनसीयां खुलती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन खुलती हैं अलग अलग देशों में। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का भी फ्री फ्लो होता है, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है बेटे। ठीक है, जैसे इंडिया जापानीज टेक्नोलॉजी से बुलेट ट्रेन बना रही है, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है थैंक्स टू द ग्लोबलाइजेशन। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल कंट्री, सभी देशों में लोगों की आवाजाही, लोग यानी लोग भी आसानी से आ जा सकेंगे, उन्हें आसानी से वीजा मिल सकेगा दूसरे देशों का। द सेम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक इन ऑल कंट्री, तो सभी देशों में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आसानी से उपलब्ध हो सकेगी ग्लोबलाइजेशन के जरिए बेटे। तो ये थे ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों मिलाकर बेटे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहलाए। क्या कहलाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहलाए। अब इनके ऑब्जेक्टिव और पढ़ देता हूं जल्दी से, एक एक लाइनों के, फिर बेटे खत्म करते हैं आज की क्लास को। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, भाई देश के सिस्टम को मॉडर्नाइज बनाना, आधुनिक बनाना।
भाई पुराने तरीकों से बहुत लंबे समय तक हमने काम कर लिया, अब नए तरीके अपनाने, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाकर। तो देश के सिस्टम को मॉडर्नाइज बनाने के लिए हमने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाए। एनकरेजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हमने एनकरेज किया, बढ़ावा दिया। अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की थैंक्स टू द ग्लोबलाइजेशन के जरिए। एलिमिनेटिंग द अनप्रोडक्टिव कंट्रोल, बेवजह के नियंत्रणों को हमने यहाँ से हटाया। कनेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ जोड़ा ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो हो सके बेटे। कंट्रोलिंग द फिस्कल डेफिसिट, इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर लगातार घाटा बढ़ता जा रहा था, फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा था, तो उस डेफिसिट को कम करने के लिए हमने बेटे प्राइवेटाइजेशन किया, जिससे कि जिन एंटरप्राइज में लॉस हो रहे थे उन्हें प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया, जिससे कि फिस्कल डेफिसिट में कमी आई। इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है फॉरेन करेंसी बढ़ाना, यूएस डॉलर बढ़ाना, चाइनीज येन बढ़ाना बेटे, ठीक है, यूके का पौंड, यूरो, इन सब में इंक्रीज करना रिजर्व होता है बेटे। जब दूसरे देशों की कंपनियां इंडिया में लगेगी तो अपने साथ फॉरेन करेंसी लेकर आएगी। इंडिया जब एक्सपोर्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा तो भारत फॉरेन करेंसी कमाएगा। तो इस उद्देश्य से भी हमने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाए कि भारत ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी कमा सके। और लास्ट था बेटे कंट्रोलिंग द अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की जो अनप्रॉफिटेबल यूनिट थी उन्हें कंट्रोल करना भी बेटे इस इकोनॉमिक रिफॉर्म का हमारा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो ये था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, आज के लिए मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है इन बेटे। ठीक है, और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास को कृपया रेगुलरली लें। ये बच्चे जो एक दिन आते एक दिन नहीं आते, इन पर मेरी स्ट्रिक्ट निगाह बेटे, स्ट्रिक्ट निगाह मेरी इन लोगों पर। या तो आप आओ ही मत, आओ तो पूरी क्लास लो, फिर पूरा एब्सेंट हो जाओ और कोई बहाना बना देना, रीजन बना देना। ये 10 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए, ये मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। या तो अपनी क्लास पूरी की पूरी लिया करो या आओ ही मत, नहीं है मुझे तुम लोगों की जरूरत। डेली आया करो, क्लास लिया करो पूरी की पूरी। 10 मिनट के लिए आते हो और फिर चले जाते हो, ये कहाँ का सिस्टम है आप लोगों का? क्या का सिस्टम है भाई? हैं, डेली आया करो आप। और ये 99 मैसेज किसने किए हैं? आज पढ़ के देखता हूँ ये क्या मैसेज कर रखे हैं आप लोगों ने। अंकित, अच्छा जी, आज आए हो, आज से ही हाय करना शुरू कर दिया। अशोक ढिलन, हाय, अच्छा जी। अंकित, क्या हाल है? अच्छा, मैं बताता हूँ क्या हाल है, मैं बताऊंगा तुमको स्कूल में बेटे, स्कूल में मिलना तुम। अच्छा मिंटू, बताऊंगा बेटे, चिंता ना करो। मिंटू की स्टोरी शेयर करोगे? अच्छा अंकित, अच्छा मिंटू सुना। अरे यहाँ ये सुनना सुनाने के लिए आते हो, क्लास लेने के लिए आते हो तुम लोग? अंकित, तो क्या दिक्कत है तुम लोगों की? अंकित, मयंक, अच्छा, सुदेश यदुवंशी भी आ गया, गुड मॉर्निंग। मयंक तबला बजा रहा है, अच्छा जी। मयंक तबला बजाएगा है? तुम्हारा तबला मैं बजाऊंगा बेटे, स्कूल में आना तुम लोग। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ बेटे, सबके पढ़ रहा हूँ मैं, से चिंता मत करो। अच्छा, ये लड़कियां भी चेक करते हैं यहाँ पे? कामना, ना पतो कित गई, अच्छा ऐसी बोली बोली, अच्छा जी। प्रिया राव, एंटर ना हो रहो, अच्छा जी। ये इनकी भाई टॉकिंग सेंस है, ऐसे बात करते हैं भाई ये लड़कियां। पढ़ ले प्रिया, हाँ ये बात इसने सही की, पढ़ ले भाई बिल्कुल। दीपक प्रजापति भी आ गया। कुरुक्षेत्र गया, कौन गया भाई ये कुरुक्षेत्र? सबके मैसेज पढ़ता हूँ बेटे, बताऊंगा तुम लोगों को। एक तो क्लास लेते नहीं हो, और क्लास लेते हो तो फिर यहाँ पर आके बकवास करते हो। परवीन, अच्छा जी। अशोक, आज तन्ने, अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, ये अमन चौधरी भी आ गया, ये 2-4 मिनट के लिए खाने आता है और यहाँ पे मैसेज कर देता है अमन चौधरी। 2-4 मिनट के लिए क्लास लेता है और यहाँ पे मैसेज कर देता है। इसको भी बताऊंगा बेटे, चिंता ना करो, सारा पढ़ रहा हूँ आज मैं, चिंता क्यों करते हो?
स्कूल में तो मिलोगे आके, तो तुम्हें अच्छे से देखो। शाम हो जाएगी मैसेज पढ़ते पढ़ते। अरे मुझे मैसेज तो पढ़ लेने दो, फिर छुट्टी करता हूँ तुम लोग के, रुक जाओ 1 मिनट। बेटे मुझे पसंद नहीं आ रही है चीजें तुम लोगों की, जो ये तुम कर रहे हो ना, दैट इज वेरी बैड। एक तो क्लास नहीं ले रहे, ऊपर से आके मैसेज करते हो यहाँ पे हैं। क्लास लो, डेली की डेली प्रेजेंट हो, तब तो चलो मान भी ले, चलो एक दो मैसेज कर दिए। अभी अमन चौधरी जैसा ये 2 दिन आता है, 4 दिन नहीं आता, और आता है तो 2 मिनट के लिए आता है, ये मैसेज कर रहा है यहाँ पे, बताओ। क्लास करते हैं यहाँ पे आके। कल से डेली क्लास लेना भाई, सारे के सारे। आज जो ये 16 बच्चे मुझे प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, अगर कल ये अपसेंट हो गए तो आप लोगों के लिए फिर अच्छा नहीं होगा बेटे। फोन करके फिर शिकायत करूंगा घर वालों को, देख लो। ये जो 16 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये कल प्रेजेंट मिले, और कल 16 की बजाय 18-20 दिखाई दे मुझे। थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हो, क्लास अपनी सही से लिया करो और पढ़ाई करो। थैंक यू, थैंक यू, यू कैन गो नाउ, थैंक यू।